नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 31 जुलाई 2020 है और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है एजुकेशन, राइट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार ने रिलीज कर दी है और नेल्सन मंडेला साहब का जो कोट है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, ये आज इस ओकेशन के ऊपर काफ़ी फिट बैठता है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ये आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। डियर फ्रेंड्स, आज 31 जुलाई है और आज लास्ट डेट है। EMI की ऑफर जो चल रही है वो आज खत्म हो जाएगी, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। लेक्चर की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से डाउनलोड कर पाएंगे। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज सुबह जब मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की शुरुआत की तो हिंदू न्यूज़पेपर में मुझे 2 आर्टिकल्स इस टॉपिक के ऊपर मिले। फिर मुझे पता था कि दूसरे न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया होगा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक एडिटोरियल है, इंडियन एक्सप्रेस में भी एक टॉपिक इसके ऊपर लिखा गया है, फिर हिंदुस्तान टाइम्स में एक एडिटोरियल है और एक आर्टिकल लिखा गया है इसके ऊपर। तो मैंने सारे आर्टिकल्स पढ़े। पहले मैं ये सोच रहा था कि एक एक आर्टिकल को मैं आपको एक्सप्लेन करूं, फिर मुझे लगा कि सारा मटेरियल जब मैंने तैयार किया तब मुझे एक प्रॉब्लम इसमें नज़र आया। प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं, कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको सभी आर्टिकल्स में देखने को मिलेंगे। कुछ आर्टिकल्स में कुछ नई बात है, कुछ आर्टिकल्स में मीन्स सारे के सारे आर्टिकल्स को इंडिविजुअली अगर हम डिवाइड करें तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने क्या किया है कि सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अलग अलग न्यूज़पेपर्स में से जो मुझे मिले, वो सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने एक फ्लो देने की कोशिश आज की है। तो आज की डिस्कशन जो है वो थोड़ी अलग होगी, जो रेगुलर डिस्कशन होती है उससे थोड़ी अलग होगी। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग वाला जो पोर्शन होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, आपको इसके ऊपर से प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे टॉपिक भी इसका हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री या फिर एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। फिर आपको मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में पूछा जा सकता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अच्छी बातें बताइए। इश्यूज जो हैं वो भी आपको पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से हर्डल्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने जो नई एजुकेशन पॉलिसी रिलीज़ की है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छी बातें ही बताएं। अगर आपको पता है कि कुछ इसमें लूप होल्स हैं, कुछ इसमें खामियां हैं, तो उसको भी आपको हाईलाइट करना चाहिए, तभी तो आप एक बैलेंस्ड व्यू दे पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों में आप पॉजिटिव नेगेटिव को ढूंढें, राइट। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट ने अपना ग्रीन सिग्नल दिया 29 जुलाई को। इसका जो ओवरऑल लक्ष्य है, एक बिग एम, बिग पिक्चर जो है वो ये है कि 21st सेंचुरी में और जिस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं, पहले ऐसा था कि बदलाव को होने में कुछ 15, 20, 25 साल लग जाते थे, लेकिन आज जिस प्रकार से चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो हम कहते हैं कि बहुत ही फास्ट ज़माने में हम जी रहे हैं, तो इस ज़माने में 5-6 सालों के बाद चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, इज़न्ट इट। टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें एक इंक्रीमेंटल चेंज, मैं रेडिकल चेंज तो नहीं कहूँगा, लेकिन धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं। तो आज से 3-4 साल पहले का जो आपके पास स्मार्टफोन था, शायद उसमें वो सारे फीचर्स ना हो जो लेटेस्ट स्मार्टफोन में हो, इज़न्ट इट। तो ये जस्ट एग्जांपल था। तो 21st सेंचुरी में जिस प्रकार से बदलावों की स्पीड है, बदलावों की जो स्पीड है, जो टाइम है ये बदलावों का, तो उसको मैच करने के लिए एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही फास्ट, स्पीडी और एक्यूरेट होनी चाहिए। तो यही इसका एक ओवरऑल
गोल हैं। इसके साथ कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे SDGs के बारे में। रिमेंबर 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें अचीव करने हैं। और नेल्सन मंडेला साहब का ये जो कोट है कि अगर आपको आपकी दुनिया बदलनी है, आपकी सोसाइटी बदलनी है, आपका देश बदलना है, तो एजुकेशन जो है वो सबसे पावरफुल एक टूल है, सबसे पावरफुल। यहाँ पर वेपन शब्द का इस्तेमाल जो उन्होंने किया है वो पॉजिटिव तरीके से किया है कि सबसे पावरफुल हथियार अगर कोई है तो वो है एजुकेशन। दुखद बात यह है कि हमारी जो आज तक चली आ रही थी जो नेशनल पॉलिसी, उसको हमने 34 इयर्स पहले इसको फ्रेम किया था। 1980s में इसको फ्रेम किया गया और 1992 में इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। 1991 में LPG हुआ, LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हमने हमारी इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन कर दिया। तो 1992 में जो मॉडिफिकेशंस किए गए थे, तो LPG रिफॉर्म्स जो हैं उनकी इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट उस टाइम पर देखने को नहीं मिली थी। तो एजुकेशन में LPG और जो आने वाला भविष्य है तो उसको लेकर थोड़ी खामियां हमें ये जो करंट पॉलिसी है, करंट यानी कि जो नई आई है, ग्रीन सिग्नल दिया वो नहीं, जो पुरानी पॉलिसी है उसमें हमें ये खामियां देखने को मिलती हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं हुआ था। राइट टू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है 1992 से आप देखें तो कुछ 15 साल के बाद राइट टू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला। तो ये सारी खामियां जो हैं वो एक लंबे टाइम से चली आ रही थी। हम थोड़े बहुत पैच वर्क किया कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हमारी रिफॉर्म की स्पीड है ये काफ़ी ख़राब है, ये काफ़ी ख़राब है। राइट, इतने साल लगे 1992 से लेकर आज तक आप देखें तो मीन्स 34 इयर्स के बाद, और 1992 में थोड़े मॉडिफिकेशंस किए गए, तो इतने टाइम के बाद एक नई पॉलिसी आई है जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, पॉलिसी आ चुकी है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इस पॉलिसी को क्राफ्ट करने में कुछ 5 साल लग गए। 2 रिपोर्ट्स भी आए, 2 कमिटीज़ ने अपने रिपोर्ट दिए। ये दोनों कमिटीज़ के नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज TSR सुब्रमण्यम कमेटी। 2016 में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया। दूसरी जो कमेटी है इसने 2019 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, इसका नाम है K कस्तूरीरंगन कमेटी। बट इट विल नीड रैम्पिंग अप सप्लाई ड्रामेटिकली विच गवर्नमेंट अलोन कैनॉट डू। ये जो बदलाव यहाँ पर कमिटीज़ ने या फिर ये जो नई पॉलिसी में जो बदलाव रेकमेंड किए गए हैं, जो चीज़ें हमें पढ़ने को मिल रही हैं, एक बॉटम लाइन आप बांध लीजिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम चेंज करना चाहते हैं, ये चीज़ सिर्फ सरकार अकेली नहीं कर सकती, हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी उतनी ही आवश्यकता है। एक अच्छा आइडिया है कि एजुकेशन जो है वो फ्री होना चाहिए, एजुकेशन जो है वो हर एक के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट जब नहीं, मीन्स सिर्फ गवर्नमेंट जब होती है तो क्या होगा कि अगर लेट्स से मान लीजिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आपने बैन कर दिया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एजुकेशन डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो एक बहुत ही डीपर लेवल में अगर आप देखें तो आप इस इंस्टीट्यूशन, ये जो सेक्टर है एजुकेशन, इसको आप उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखें, तो वेपन्स देख लीजिए आप, या फिर टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, तो जितनी ज़्यादा कंपटीशन होगी उतना ज़्यादा आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा आप उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और तब जाकर आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, एक वक्त था जब हमारे देश में सिर्फ BSNL का ही राज चलता था, लेकिन जब प्राइवेट कंपनीज आने लगी तो फिर BSNL की जो सर्विसेज हैं वो फिर हमें बहुत पुरानी लगने लगी, क्योंकि BSNL में आपका फ़ोन जब बिगड़ जाता था, तब आप लाइन बिगड़ जाती थी, तब आप कंप्लेन करते थे, तो 3-4 दिन, 1 महीना भी बहुत ही कॉमन था। 1 महीने तक आपका फ़ोन जो है वो डेड रहता था। लेकिन फिर जैसे प्राइवेट कंपनीज आने लगी, फिर मोबाइल फ़ोन्स आ गए, और मोबाइल फ़ोन में BSNL भी था, और वोडाफोन, या फिर उस टाइम पर हच, और ये सारी कंपनीज थी, और कट थ्रोट कंपटीशन हुई। तो देखिए आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 4G और अब 5G की बात भी हो रही है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो एक अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एजुकेशन जो है वो इतना एक्सपेंसिव हो जाए कि कोई इसको अफोर्ड ना कर पाए। तो ये भी एक बैलेंस रखना है हमें, राइट। हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल, 65% जितनी हमारी पॉपुलेशन की एज 35 ईयर से कम है।
50% जितनी पॉपुलेशन की एज 25 से कम है। तो एक बहुत ही यंग हमारा देश है। जिस डेवलपमेंट के स्टेज पर हम खड़े हैं, जहां पर हमें पहुंचना है, और हमारे यंगस्टर्स का जो एस्पिरेशन है, इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें डेफिनेटली एक नई पॉलिसी ही चाहिए, एक अप टू डेट, मोबाइल, फ्लेक्सिबल, जो एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच वाली हो। इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच का बेस्ट एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप पॉलिटी पढ़ते होंगे, राइट। आप जियोग्राफी की पढ़ाई की होगी, आपने जियोग्राफी और हिस्ट्री की पढ़ाई की होगी। तो आप देखिए कि अगर आप जियोग्राफी और हिस्ट्री, सिर्फ जियोग्राफी को पढ़ें और हिस्ट्री के बारे में आपकी कोई नॉलेज ना हो, तो फिर आपको उसमें कुछ खामियां नज़र आएगी। अगर आपने हिस्ट्री की पढ़ाई, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अगर आपके पास जियोग्राफी की नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो फिर चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि क्यों सारे के सारे भारत के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से हुए हैं। ये पंजाब और अफ़गानिस्तान के साइड से ही क्यों लोग आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हैं हिमालय, फिर यहाँ पर बाकी की जगहों पर वाटरवेज़ हैं। तो उस टाइम पर नेवल जो है वो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था नेवी का। मर्चेंट नेवी थी, लेकिन ये जो हम कहते हैं डिफेंस नेवी, तो उसका इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा वो विकसित नहीं हुआ था। और यूरोपियन कॉलोनियल्स जब यहाँ पर आए तो उस टाइम पर उन सारे देशों में पोर्तुगल, फिर इटली, ब्रिटेन, ये सारे उस टाइम पर नेवल पावर्स थे दुनिया के। तो क्योंकि उसी वजह से फिर कोलंबस जो है वो अमेरिका गए, इंडिया को ढूंढते वो पहुँच गए नॉर्थ अमेरिका, तो ये सारी चीज़ें आप तब समझ पाएंगे जब हिस्ट्री और पॉलिटी को। तो ये एक इंटर डिसिप्लिनरी, यानी कि 2-3 सब्जेक्ट्स को आप जब पढ़ते हैं और उसकी नॉलेज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, समझते हैं, उसमें से कुछ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो जो नॉलेज का लेवल, जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो और ज़्यादा डीप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता आज हमारे देश की भी है। फिर बात करते हैं, ये कुछ बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। आई होप आई एम नॉट मीन्स आपको ये सारी चीज़ें जो हैं मीन्स आप इसको एक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक अलग एंगल से आपको आज का लेक्चर जो है वो सोचने में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इम्पोर्टेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। फिर बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। संघीय ढांचा जो है हमारे देश का, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और बहुत सारे स्टेट्स हैं, इज़न्ट इट। एजुकेशन जो है ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है। तो एजुकेशन में रिफॉर्म्स तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक सारे के सारे स्टेट्स जो हैं वो आपके सेंट्रल लॉ को या फिर सेंट्रल पॉलिसी को सपोर्ट ना करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज जो है वो यही है कि कंसेंसस, सारे के सारे स्टेट्स जो हैं वो ऑन बोर्ड आने चाहिए। जस्ट लाइक जीएसटी को स्टेट के पार्टिसिपेशन के बिना आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इन द सेम वे ये एजुकेशन पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, अगर इसको हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को आपको ऑन बोर्ड लाना ही पड़ेगा। नई एजुकेशनल पॉलिसी में एक इंटरेस्टिंग चेंज है जिसका नाम है परख। ये जो एक पॉइंट इसमें हमें पढ़ने को मिल रहा है, उसमें मेन चीज़ ये है कि हमारे देश में कुछ 60 जितने एजुकेशनल बोर्ड्स हैं। तो इन सारे के सारे बोर्ड्स को एक लाइन में लाना, राइट, या फिर इनका एक बोर्ड बना देना, तो ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होगा। मीन्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एक दूसरा बहुत बड़ा हर्डल तो मैं नहीं कहूँगा, एक चैलेंज जो है वो ये है कि कंसेंसस डेवलप करना। इसी के साथ हमें ये भी समझना है, ध्यान में रखना है कि हर एक राज्य की अलग अलग कैपेसिटी है। मैं आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, तो ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने की भी मीन्स जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो उन स्टेट्स की नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो पॉलिसी लॉन्च की जाती है, पहले ऐसा था कि 90% पैसे जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। फिर इसको चेंज करके 100% कर दिया कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो रिसोर्सेस और कैपेसिटी भी अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग हैं, तो उसको भी एक प्लेटफॉर्म तक लाना एक चैलेंज होगा। मदर टंग्स, यू नो इट वेरी वेल, हमारे देश की डाइवर्सिटी, तो मदर टंग्स हर एक स्टेट की अलग हैं। और फिर लिंक लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश, तो हमारे देश में एक लंबे टाइम से डिबेट चल रही थी कि इंग्लिश या फिर हिंदी। तो साउथ के जो कुछ स्टेट्स हैं वो कहते हैं कि इंग्लिश हिंदी क्यों, तमिल लैंग्वेज क्यों नहीं, या फिर कन्नड़ लैंग्वेज क्यों नहीं।
तो इसके ऊपर भी डिबेट चल रही थी। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक पॉलिसी में ये बताया है कि कि एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, कि जो लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है मदर टंग तो वो दी जाएगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। परसिस्टेंट मिसमैच बिटवीन नॉलेज एंड स्किल्स इम्पार्टेड एंड जॉब्स अवेलेबल। अगेन कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे जर्मनी का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जर्मनी में जो कोर्स हैं वो इंडस्ट्री के प्लेयर्स को बुलाया जाता है और एकेडमिक वर्ल्ड के लोग जो हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स और जो मैनेजर्स हैं, सीईओज हैं, तो उनको ऑन बोर्ड लाया जाता है और उसके बाद कोर्स डिज़ाइन किया जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं उसमें, तो जो पढ़ाया जा रहा है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो रहा है, जो स्किल्स की आवश्यकता चाहिए, जो जॉब्स अवेलेबल हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा मिसमैच है हमारे देश में। तो ये मिसमैच को भी कम करने की, या फिर इसके बीच में जो गैप है उसको कम या फिर ख़त्म करने की भी कोशिश की जाएगी। फिर एक दूसरी चीज़ है फ़ी रेगुलेशन। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर फ़ी रेगुलेशन है कि एक कैप से ज़्यादा आप फ़ी चार्ज नहीं कर सकते। अगेन गरीब स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये बात काफ़ी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी है, एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी है। कई सारी स्कूल्स जो हैं वो फ़ीस काफ़ी इंक्रीज़ करती हैं। दूसरी जो एक चीज़ है जिसके बारे में इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात है कि स्कूल्स जो हैं, बहुत सारी स्कूल्स ऐसी हैं जो फ़ीस बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, लेकिन टीचर्स की जो सैलरी है वो उस रेशियो में फ़िट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट्स से 1 साल की जो फ़ी है वो लेट्स से 50,000 है, लेकिन टीचर की सैलरी देखेंगे तो वो 7,000 6,000 होगी, तो ये जो एक चीज़ है ये भी ख़त्म होनी चाहिए। तो फ़ी रेगुलेशन अगर है तो फिर टीचर्स को भी ज़्यादा पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि एक इंसान है, अगर उनको पता है कि भाई स्कूल इतना कमा रही है और उनको उतना ज़्यादा मीन्स उनका करियर नहीं है, ये दिस इज़ लाइक ए जॉब, कि सर्वाइवल के लिए अगर वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे एटीट्यूड से एजुकेशन नहीं हो सकता। आप फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन जो है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है, देश के भविष्य की बात है, तो उसमें जो मेन पर्सन है, टीचर्स जो हैं, उनको भी उनका जो एक उनको एक सेटिस्फैक्ट्री रेम्यूनरेशन, डेफिनेटली वेजेस जो है वो उनको मिलने चाहिए। तो फिर एक डोनेशन है, राइट। ये डोनेशंस जो होते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कि डोनेशंस अनअकाउंटेड होते हैं, ये कैश में दिए जाते हैं। तो ये प्रॉफिटियरिंग की जो चीज़ें चल रही है तो उसको भी ख़त्म करने की आवश्यकता डेफिनेटली है। द पॉलिसी इंटर एलिया एम्स टू एलिमिनेट प्रॉब्लम्स ऑफ पेडागोगी, यानी कि टीचिंग, स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज़, एक्सेस एसिमेट्रीज, रैम्पेंट कमर्शियलाइजेशन, तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने की भी कोशिश इस पॉलिसी ने कोशिश की है या फिर कर रही है। इस पॉलिसी का जो एक ड्राफ्ट हमारे सामने आया है तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। फिर एक आइडिया है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाने का। आई एम श्योर बहुत सारे स्टेट्स इसको रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि फिर इसके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा। अगर जीएसटी काउंसिल की तरह अगर ये हुआ कि स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं वो भी इसमें पार्ट ले सके और सारे डिसीजंस जो हैं वो कंसेंसस से लिए जाएं, डिस्कशन से लिए जाएं, तो शायद स्टेट्स जो हैं वो ऑन बोर्ड आ सकते हैं। फिर एक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए नेशनल बॉडी फॉर एप्टीट्यूड, इसके लिए भी स्टेट को कन्विंस करना होगा, ये भी एक अपने आप में चैलेंज होगा। इन स्ट्रक्चरल टर्म्स द एनईपीज मेजर्स टू इंट्रोड्यूस, कौन कौन सी चीज़ें एनईपी जो हैं वो एक शॉर्ट में देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहती है या फिर क्या क्या बदलाव किए हैं। बच्चों की जो एजुकेशन की एज जो है उसको 3 साल से काउंट किया जाएगा, राइट। पहले ये था कि ये जो एज थी 3 से लेकर 6 तक, तो इसमें काउंट नहीं किया जाता था, लेकिन अब बहुत ही टॉडलर्स जिसको हम कहते हैं तो उनको भी इसमें कवर किया गया है। बोर्ड एग्जामिनेशंस जो हैं वो ट्वाइस ए ईयर होगी, जिससे इम्प्रूवमेंट होगा परफॉर्मेंस में। रॉट लर्निंग जो हम कहते हैं, रट्टा मारना, तो इस चीज़ से दूर जाने की बात है। अगेन ये इट ऑल डिपेंड्स, राइट, कि किस प्रकार से एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। मैथमेटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करना, बहुत सारे रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिलता है, इज़न्ट के 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिंपल प्लस माइनस करना नहीं आता, तो ये सारी चीज़ों को हटाने की बात है। फिर डिग्री सिस्टम जो है उसमें बदलाव, 4 साल की कॉलेज होगी, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं वो 4 साल के होंगे, और जैसे मैंने बताया हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रिपेयर किया जाएगा।
फिर रियलिटी चेक की बात करें, देश में जो रियलिटी है वो क्या है। प्राइमरी स्कूल्स में लिटरेसी लेवल बहुत ही ख़राब है। न्यूमरसी आउटकम्स जो मैंने अभी आपको मैथ्स का एग्जांपल दिया वो काफ़ी ख़राब है। सेकंड, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स में बहुत सारे ड्रॉप आउट्स होते हैं। और हायर एजुकेशन की बात करें तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है ये काफ़ी फेल हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलिसी है, तो इसमें छोटे बच्चों को काउंट किया गया है। अब इसमें एक दूसरा जो बदलाव है वो ये है कि इंस्ट्रक्शंस, ख़ास करके 5th स्टैंडर्ड तक की इंस्ट्रक्शन जो है वो होम लैंग्वेज या फिर मदर टंग में दी जाएगी या फिर रीजनल लैंग्वेज में, और प्रेफरेंस ऐसा दिया गया है कि 8th स्टैंडर्ड तक ऐसा किया जाए। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये एक अगर हमें इंग्लिश के ऊपर अच्छी ग्रिप है या नहीं इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है और ये चीज़ रियलिटी है। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश के ऊपर भी ग्रिप जो है वो स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट रोल भी अपने आप में रहा है। फिर पेरेंट्स जो हैं उनका भी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहता है। देखिए, कंज्यूमर हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कस्टमर कौन है, फीस कौन पे करेगा, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स भी चाहते हैं, और ये आज का कल्चर है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी उनकी एक अच्छी ग्रिप रहें। तो इसके बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। वैसे गवर्नमेंट ने ये बताया पॉलिसी में कि ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें फिर लोकल लैंग्वेज में ही होगी, लेकिन वो स्कूल के ऊपर और स्टेट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। फिर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, 10th के बाद आप क्या करेंगे, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे या साइंस लेंगे। तो ये जो एक डिवीज़न था, तो इस डिवीज़न को भी ख़त्म करने की बात यहाँ पर हमें पढ़ने को मिल रही है कि आप आर्ट का भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस का भी ले सकते हैं, कॉमर्स का भी ले सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त रेवोल्यूशनरी चीज़ गवर्नमेंट ने ऐड की है। लेकिन अगेन इसमें भी है कि पेरेंट्स जो हैं वो आज तक तो यही चल रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो चाहेंगे कि अपना बच्चा अगर साइंस प्रेफर कर रहा है तो साइंस के ही सारे सब्जेक्ट्स रखें, आर्ट्स और कॉमर्स के नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फिर बात आ जाती है जॉब्स की, कि अगर आपने एक आर्ट का, एक कॉमर्स का और साइंस का सब्जेक्ट रखा तो आपको कौन जॉब देगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि लॉन्ग टर्म में, राइट, स्टार्टिंग में भले ही थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स रखने की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपने कुछ लैंग्वेज फॉर एग्जांपल आर्ट का पार्ट है, फिर अकाउंटिंग कॉमर्स का पार्ट है, और फिर बायोलॉजी अगर आपने साइंस का पार्ट लिया, तो ये एक यूनिक स्किल आपकी बन सकती है, एक यूनिक प्रोफाइल आपकी बन सकती है, और इंटरडिसिप्लिनरी का जो एडवांटेज है लर्निंग का वो आपको मिल सकता है। राइट टू एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस पॉलिसी में, तो एज एक्सटेंड कर दी है 18 तक, 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को आरटीई का पार्ट बनाया जाएगा। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि आरटी जो 90s में और लेट 80s में जो एजुकेशन पॉलिसी क्राफ्ट की गई थी, तो उस टाइम पर ये आरटीई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन राइट टू एजुकेशन के भी कुछ इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल, आज तक राइट टू एजुकेशन ने सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस किया, एक्सेसिबिलिटी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पहुँचे, वही फोकस था। लेकिन अब लर्निंग आउटकम जो है वो फोकस होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ लर्निंग आउटकम, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्ली चाइल्डहुड केयर इज़ क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज़, और इसीलिए 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को भी इसमें ऐड किया गया है। इसी के साथ हमारे देश में बहुत गरीब बच्चे भी हैं, गरीब बच्चे तो नहीं कह सकते, गरीब पेरेंट्स हैं, राइट। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ये जो मिड डे मील है इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने लगे, क्योंकि पेरेंट्स को दोपहर में मीन्स मजदूरी कर रहे हैं, तो फिर खाना बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत ही बड़ा हर्डल था। लेकिन अब बच्चे दोपहर को, सुबह उनको नाश्ता करा दिया, और सुबह का नाश्ता भी एक एनर्जी फील्ड ब्रेकफास्ट अगर स्कूल में दिया जाएगा और मिड डे मील दिया जाएगा, तो पेरेंट्स जो हैं वो, जो भी खास करके जो गरीब पेरेंट्स हैं, वो अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, और बच्चे जो हैं वो, उनकी पढ़ाई भी होगी, उनको भरपेट खाना भी मिलेगा, और उससे ओवरऑल माल न्यूट्रिशन कम होगा, लर्निंग आउटकम जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर सोशली और एजुकेशनली डिसएडवांटेज बच्चों के लिए एक इंक्लूजन फंड्स क्रिएट करने की बात यहाँ पर बताई है। एक लक्ष्य ये रखा गया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में फ़िलहाल 26% है, तो 2035 तक इसको 50% तक ले जाने की एक कोशिश, एक गोल जो है वो इस एजुकेशन पॉलिसी ने रखा है।
और जैसे मैंने आपको बताया कि एनईपी रियली डिसअपॉइंट्स हियर बाय फेलिंग टू अलाउ फॉर प्रॉफिट एजुकेशन, कि फॉर प्रॉफिट जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो ऐसा कोई गलत नहीं है, वो कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग लेजिट बिजनेस। गवर्नमेंट अगर बेस्ट फैसिलिटीज़ वाली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं और प्राइवेट प्लेयर्स अगर ये प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। गवर्नमेंट को इनके ऊपर अंकुश लगाने से तो अच्छा है कि अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करें और फिर कॉम्पीट करें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ, लेट द बेस्ट इंस्टीट्यूशन विन। फिर on top of this, HEIs higher education institutions are being told to offer more free ships and scholarship। आप उनको बता रहे हैं कि ज़्यादा फ्री शिप्स और स्कॉलरशिप प्रोवाइड कीजिए, लेकिन क्या आप उनको टाइम पर RTE के तहत जो पैसे दिए जाने चाहिए वो टाइम पर देते हैं? नहीं देते हैं। फिर इसकी वजह से स्कूल में बच्चों के साथ, जो ऐसे बच्चे हैं जो RTE की मदद से प्राइवेट स्कूल में आए तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको बर्डन के तौर पर देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें सरकार को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। फिर ये तो ओवर रेगुलेशन हो जाएगा, और ओवर रेगुलेशन जो है ये एक प्रकार के जहर के बराबर है। एनईपी टॉक्स अबाउट इम्प्रूविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, पेडागोगिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। पेडागोगिकल यानी कि टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी स्टूडेंट्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, वो खुद अपने कोर्सेज को सिलेक्ट और तैयार कर पाएंगे। राइट, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेट दिया जाएगा, साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्ट नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ गेम चेंजर एलिमेंट्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। जो मेरा मानना है कि ये जो हिंदू एनालिसिस का लेक्चर है तो उसमें एक लंबे टाइम से मेरी कोशिश, अगर आप एक लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं देन यू वुड बी अवेयर कि मैं स्पून फीडिंग के बारे में कई बार बोल चुका हूँ कि आई हेट स्पून फीडिंग। मैं क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, और मेरी एक कोशिश यही होती है कि बच्चे जो हैं वो खुद एक दिन ऐसा आए कि वो खुद पढ़ने लगें, राइट, खुद वो चीज़ों को समझने लगें और धीरे धीरे टीचर्स से इंडिपेंडेंट हो जाएं। ये मेरा एक ओवरऑल लक्ष्य रहता है। तो यही चीज़ इसमें भी रिफ्लेक्ट हमें देखने को मिल रही है कि स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और इन सारी स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। फिर क्लासरूम के इम्पोर्टेंस के बारे में भी यहाँ पर बात हुई है। अगेन मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हम लोगों से सीखते हैं, क्लासरूम में बैठकर आप अपने जो क्लासमेट्स से चीज़ें सीखेंगे, प्रॉब्लम हैं, फ्रेंडशिप हैं, बहुत सारे ऐसा इश्यूज़ और गुड बैड बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, क्या सही है क्या गलत है। ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, इसके लिए क्लासरूम चाहिए, खास करके स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के लिए। टीचर की ट्रेनिंग भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर समय के साथ साथ टीचर्स भी अपग्रेड ना होते रहें तो फिर सिर्फ कोर्स बदलने से कुछ नहीं होगा। जो कोर्स को डिलीवर करने वाले हैं वो जो टीचर्स हैं वो भी अपग्रेडेड होने चाहिए। लड़कियों के लिए खास करके एजुकेटिंग गर्ल्स, इसके ऊपर एक फोकस होना चाहिए। फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो, हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं, अलग टॉयलेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसका पार्ट हैं। फ्रीडम फॉर यूनिवर्सिटी, कोर्स लेंथ और दूसरी चीज़ों में यूनिवर्सिटी को फ्रीडम दी जाएगी। डिजिटल डिवाइड के बारे में बात की गई है कि अलग अलग स्टेट में डिजिटल डिवाइड है। फिर बच्चों में भी डिजिटल डिवाइड है, जैसे कि हर एक फैमिली जो है वो अलग अलग स्मार्टफोन्स अपने बच्चों के लिए, टैबलेट्स या फिर कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए चीज़ों को हमें सोल्व करना पड़ेगा सरकार को और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, तो इसके बारे में भी बात की गई है। फिर टीचर्स को टेक्नोलॉजी, जो ऑनलाइन पढ़ाना जो है उस स्किल्स, ये सारी स्किल्स भी रेगुलर टीचर्स, रेगुलर यानी कि जो ऑफलाइन स्टडीज़ कराते हैं तो उन सारे टीचर्स को ये सारे टेक्नोलॉजी के टूल्स के साथ भी एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फिर जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम को the idea of lower stake board exams is very welcome, but the requirement for all students to take exams in class 3, 5 and 8 is worrying। यहाँ पर ये बताया कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को आपने थोड़ा बहुत डाइल्यूट किया है, लेकिन 3, 5 और 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा वरिंग है। इसके ऊपर से फिर स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है। आई थिंक ये प्रेशर जो है वो पेरेंट्स और हम क्रिएट करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही अलग है। इसमें कुछ अलग नहीं है। पहले से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि इस साल तो लड़का या फिर लड़के की बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड होगी, ये बोर्ड में आ चुका है, आ चुकी है। मीन्स व्हाट इज़ दिस, ये सिंपल चीज़ है। उनको बस वही काम करना है जो वो कर रहे थे, पढ़ाई करनी है और चीज़ों को समझना है। एग्ज़ाम जो है वो अपने आप वो क्रैक कर लेंगे। तो इसको इतना ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम को ऐसा कोई माउंट एवरेस्ट बनाया गया जो है वो, इसको ख़त्म करने की आवश्यकता है, और यही कोशिश एनईपी ने शायद की है। लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम को कम या फिर ज़्यादा कर देने से नहीं, उसका जो एक व्यू पॉइंट है उसको बदलने की कोशिश भी हमें करनी चाहिए।
फिर NEP 2020 proposes a multidisciplinary higher education framework with portable credits, multiple exits with certificates, diplomas and degrees. इसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है तो इसमें कुछ ऐसा है कि अगर आप सेकंड ईयर में से बाहर निकल जाएंगे तो फिर आपको उस लेवल का सर्टिफिकेट और डिग्रीज जो हैं वो दी जाएगी. तो आई थिंक यही है. अब इसके ऊपर और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन पढ़ने को नहीं मिली है, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दिस थिंग. मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, तो एक एपेक्स ऐसी बॉडी बनाई जाएगी. और रिसर्च के लिए न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो आपके रिसर्च के लिए फंडिंग प्रोवाइड करने का काम जो है वो ये न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगी. फिर एक और चैलेंज है कि ये जो एनरोलमेंट रेशियो को इम्प्रूव करने की बात है, फ़िलहाल 26% और 50% तक पहुंचाना है. तो पिछले 70 ईयर्स में जो हम नहीं कर पाए वो 15 ईयर्स में कैसे कर पाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है. फिर एक और पॉइंट है यहाँ पर, द रोल ऑफ आवर कॉलेजेस जो हैं वो ऑटोनोमियस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस बन जाएगी. जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनका एफिलिएशन होता है वो धीरे धीरे करके फेज आउट किया जाएगा. इंस्पेक्शन जो है वो कम किया जाएगा. कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुद सेल्फ असेसमेंट करें, वॉलंटरी डिक्लेरेशन करें, तो इसमें फिर क्वालिटी के साथ छेड़खानी हो सकती है. यहाँ पर सरकार ने लाइट बट टाइट ओवरसाइट के बारे में बात की है कि स्टैंडर्ड सेटिंग, फंडिंग, एक्रीडेशन, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहुत ही लाइट तरीके से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको बहुत ही टाइट तरीके से देखा जाएगा. अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है. एंशियंट लैंग्वेजेस और इंडिक नॉलेज को इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो दैट्स अ गुड थिंग. हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. और बॉटम लाइन जो है वो यही है डियर फ्रेंड्स कि ये सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें हमारी GDP का 6% जितना एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. क्या हमारे पास उतने ज़्यादा फंड्स हैं? द आंसर इज़ नो. टैक्स टू GDP रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है. फिर हेल्थ केयर के पीछे बहुत सारा खर्च करना है. इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जो पेंडेमिक की वजह से चैलेंज आया है तो उसके लिए सरकार को काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे. नेशनल सिक्योरिटी वाला भी इश्यू है, LAC के ऊपर जो चीज़ें हो रही है. तो अब फंडिंग हम कैसे 6% तक पहुंचाएंगे, ये चीज़ हमें देखनी होगी. वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या हम ये कर पाएंगे. और अगेन आई वुड लाइक टू से दैट पब्लिक और प्राइवेट दोनों सोर्सेस की आवश्यकता, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दोनों मिलकर ही ये सारे जो नए लक्ष्य हमें अचीव करना है वो हम कर पाएंगे, वरना ये चीज़ पॉसिबल आई डोंट थिंक सो हो पाएगी. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, तो प्लीज़ PDF को डाउनलोड करने के बाद ये कुछ वन लाइनर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इसको आप देख लीजिएगा. और यहाँ पर एक और चीज़ है कि वेंकैया नायडू साहब ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं. और ये एक टॉपिक जो है मीन्स एक छोटी सी बात है कि सोनम शेर सिंह लेप्चा का निधन हुआ है, तो थोड़ा बहुत आप लेप्चा कल्चर के बारे में जान लीजिएगा. इसके ऊपर से आपको एक MCQ पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.